हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी के 10th लेक्चर में लीनियर मैग्निफिकेशन रेखिक आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने जाना था कि दर्पण सूत्र कैसे व्युत्पन्न किया जाता है और दर्पण सूत्र जो है वो गणितीय रूप से बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति बताता है कि वस्तु या प्रतिबिंब कहाँ रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होगा। यूवीएफ के मध्य संबंध बताता है। आज हम ये ज्ञात करेंगे कि प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार एक दूसरे से किस प्रकार निर्मित होंगे, यानी कि प्रतिबिंब कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब वास्तविक बनेगा, कब आभासी बनेगा। तो हम आकारों की बात करेंगे। तो उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं हम रेखिक आवर्धन या रेखीय आवर्धन गुणांक। तो रेखीय आवर्धन गुणांक क्या प्रदर्शित करता है? प्रतिबिंब का बिंब की तुलना में आपेक्षिक प्रसार प्रदर्शित करता है, या हम सीधा कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन गुणांक कहलाता है। तो प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना बड़ा निर्मित हो रहा है या छोटा निर्मित हो रहा है, उसको दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है रेखीय आवर्धन गुणांक। तो रेखीय आवर्धन गुणांक बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को साधारणतः एच डैश से लिखते हैं और बिंब की ऊंचाई को एच से, और रेखीय आवर्धन गुणांक मैग्निफिकेशन फैक्टर के कारण एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो एम बराबर बन जाता है एच डैश अपॉन एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। इसे हम बिंब दूरी वस्तु की ध्रुव से दूरी और प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी u और v के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके लिए हमने दर्पण सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए जो किरण आरेख काम में लिया था उसी को पुनः बनाया है कि C से परे अर्थात C और अनंत के मध्य वस्तु E भी रखी है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस बिंदु से गुजर गई, वक्रता केंद्र के अंदर जाने वाली वापस लौट आई और मुख्य अक्ष के ऊपर ध्रुव पर पड़ने वालों ने जितना ऊपर कोण बनाया ठीक उतना ही कोण नीचे बनाते हुए निकल गई। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी और एफ के मध्य निर्मित हुआ। उसमें हमने दो दो त्रिभुजों के युग्म चुनकर उनकी समरूपता देखी थी। यहाँ हम पहले युग की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश पी और त्रिभुज ए बी पी में ये दोनों कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण के कारण बराबर, ये कोण 90 है तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा, दो कोण बराबर हो गए। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं, और समरूपता में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा मतलब समान कोण के सामने की भुजा। तो इसके सामने की भुजा ली ए डैश बी डैश, इसमें भी इसके सामने की ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बन गया रिमेनिंग कोण के सामने की भुजा ए डैश पी और इसमें रिमेनिंग के सामने की भुजा ए पी। समीकरण नंबर 1। हमने यहाँ जो संबंध प्रयुक्त किया है उसे लगाया। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है यहाँ? ए डैश बी और बिंब की ऊंचाई क्या है? ए बी। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य अक्ष के नीचे, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियों को नेगेटिव लिया जाता है। तो माइनस ए डैश बी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। समीकरण 1 से हमने मान रख दिया तो m बराबर बन गया माइनस ए डैश बी अपॉन ए बी का मान ए डैश बी अपॉन ए बी। कहां से? समीकरण 1 से। चिन्ह सहित मान रख दिए इनके। तो ध्यान दीजिए कि हमें P से दूरियां मापनी हैं। तो ए डैश पी v के बराबर है और ए पी जो है u के बराबर है, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी। लेकिन इन्हें मापने के लिए हमें प्रकाश किरण के विपरीत जाना पड़ रहा है, इसलिए नेगेटिव में ली जाएंगे। तो m बराबर माइनस माइनस वी अपॉन माइनस यू, दो माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक बच जाएगा। तो m बराबर माइनस वी अपॉन यू। यहां से भी हम एक परिभाषा निर्मित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पणों के लिए प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात का ऋणात्मक मान रेखीय आवर्धन गुणांक कहलाता है। इस संबंध को भी यहां लिख लेते हैं। तो m बराबर क्या बन गया? v अपॉन यू का नेगेटिव मान, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात का ऋणात्मक मान रेखीय आवर्धन है। दो सूत्र हम दर्पण सूत्र की सहायता से इसके निकाल सकते हैं। तो हम दर्पण सूत्र को प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। इसमें हमने v का गुणा कर दिया तो v अपॉन वी 1 हो जाएगा, यहाँ v अपॉन यू, यहाँ v अपॉन एफ। v से भी कैंसिल आउट हुआ, 1 बना, 1 को उधर पक्ष स्थानांतरित कर दिया जाता है, u अपॉन v बचा, v अपॉन यू बचा बराबर v अपॉन एफ माइनस 1। एलसीएम ले लिया तो v अपॉन यू बराबर v माइनस एफ अपॉन एफ। v अपॉन यू बन गया है, हमें माइनस v अपॉन यू चाहिए तो माइनस का गुणा कर दिया दोनों ओर।
तो ये बन गया m बराबर माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ। तो नेक्स्ट सूत्र क्या बन गया, माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ। अगला पुनः दर्पण सूत्र को प्रयोग करते हैं। अभी हमने v का गुणा किया था, अगली बार u का गुणा कर देंगे। तो 1 अपॉन एफ, या इसी रूप में लिख लीजिए 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। u का गुणा कर दिया तो u अपॉन वी प्लस u अपॉन यू बराबर u अपॉन एफ। यहाँ u अपॉन वी बचा, यहाँ ये 1 बन गया, इसको पक्षांतरित कर दिया तो u माइनस एफ माइनस 1 रखने के बाद यहाँ एलसीएम ले लिया तो u माइनस एफ अपॉन एफ u अपॉन वी। हमें चाहिए v अपॉन u, तो रिवर्स कर दिया तो v अपॉन u बराबर एफ अपॉन u माइनस एफ। नेगेटिव का गुणा कर दिया दोनों ओर, ये बन गया हमारे पास m, क्या बन गया m बराबर माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये चौथा संबंध बन गया। ये है हमारे पास रेखीय आवर्धन गुणांक। अब ये रेखीय आवर्धन गुणांक कैसे बताएगा प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में, आकार के बारे में, तो उसको हम 2 पॉइंटों में बांटते हैं। अगर रेखीय आवर्धन गुणांक का कोई भी मान है तो उसका संख्यात्मक मान कितना है, और दूसरा उसकी प्रकृति क्या है, उसका चिन्ह क्या है। तो अगर रेखीय आवर्धन गुणांक का मान नेगेटिव है तो उसका क्या मीनिंग है, पॉजिटिव है तो उसका क्या मीनिंग है। संख्यात्मक मान 1 है तो उसका क्या मीनिंग है, 1 से छोटा है तो उसका क्या मतलब है, और 1 से बड़ा है तो उसका क्या मतलब है। तो उससे पहले व्यवहार में समझते हैं कि अगर प्रतिबिंब उल्टा बना तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, नीचे की दूरी नेगेटिव, वस्तु या बिंब h पॉजिटिव है, h डैश नेगेटिव, तो नेगेटिव बटे पॉजिटिव या नेगेटिव गुना पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो उल्टे प्रतिबिंबों के लिए m का मान कैसा बना, नेगेटिव। अगर बाई चांस प्रतिबिंब सीधा बन गया, तो इस अवस्था में तो नहीं है, किसी अवस्था में बन सकता है, तो h डैश भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर m का मान धनात्मक है तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, m का मान ऋणात्मक है तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और ये हम जानते हैं कि सीधे प्रतिबिंब आभासी होते हैं और उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। तो क्या पॉइंट लिखेंगे, m का मान धनात्मक होने पर सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब निर्मित होगा, m का मान ऋणात्मक होने पर उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित होगा। दूसरी बात करते हैं अनुपात की आकार की संख्या की। तो अगर h डैश और h बराबर हुए तो अंश और हर बराबर होने पर अनुपात 1। अगर h डैश का मान h से छोटा हुआ, छोटा प्रतिबिंब निर्मित हुआ, तो अंश छोटा हर बड़ा, तो 1 से छोटा अनुपात। और अगर प्रतिबिंब बड़ा बन गया किसी केस में बिंब की तुलना में, तो अंश बड़ा हर छोटा, तो 1 से बड़ा अनुपात आ जाएगा। लेकिन चिन्ह हम पहले देख चुके हैं, केवल संख्यात्मक मान की बात करेंगे। तो संख्यात्मक मान या परिमाण अगर 1 के बराबर हो तो बिंब और प्रतिबिंब दोनों समान आकार के होंगे। m का परिमाण 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा निर्मित होगा, और यदि m का संख्यात्मक मान, रेखीय आवर्धन का संख्यात्मक मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा। तो जो रेखीय आवर्धन गुणांक है वो प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, इस चीज को बता देता है। तो इसलिए हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो रेखीय आवर्धन गुणांक है वो प्रतिबिंब की प्रकृति बताता है, जो कि दर्पण सूत्र की सहायता से हम प्रतिबिंब की स्थिति निकालते हैं। तो जो हमने प्रकृति और स्थितियों को किरण आरेखों के द्वारा सीखा था, उन्हें गणितीय रूप से दर्पण सूत्र और रेखीय आवर्धन गुणांक समझाने में सक्षम है। और रेखीय आवर्धन गुणांक के ये 4 संबंध हैं। जैसा हमें डाटा दिया जाता है उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। अधिकांशतः ये संबंध काम आता है। बिंब दूरी और फोकस दूरी दी जाने पर प्रतिबिंब दूरी परिकलित करके इससे ज्ञात करते हैं। लेकिन कभी जब भी फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन दिए जाने पर बिंब दूरी या प्रतिबिंब दूरी परिकलित करनी हो तो इन दोनों संबंधों का उपयोग भी करते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास के न्यूमेरिकलों में देखेंगे। तो ये था रेखीय आवर्धन गुणांक। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। धन्यवाद।